नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग करंट अफेयर देखेंगे और 67th का जो री एग्ज़ामिनेशन होने वाला है बीपीएससी का, उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर का सीरीज़ हम लोग का चल रहा है उसी के में यह अगला सीरीज़ है। तो आज हम थोड़ा मिक्स देखेंगे। इसमें इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होगा, कुछ नेशनल होगा और कुछ इंटरनेशनल होगा। तो हर तरीके से अगर कहें तो इसमें मिक्स टाइप का क्वेश्चन होगा। तो चलिए हम देखते हैं कि आज कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो हमारे एग्ज़ाम में बन सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर्स ऑफ द ईयर। देखिए, आपको सिर्फ इसमें इतना याद रखना है कि बैंकर ऑफ द ईयर किसे मिला है। ये सब आपको याद नहीं रहे तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन बैंकर ऑफ द ईयर किसे मिला है आपको याद रखना है। और ये मिला है संदीप बख्शी, जो हैं संदीप बख्शी हैं, इनको मिला है बैंकर ऑफ द ईयर के अवार्ड। यह किस बैंक में है? यह आईसीआईसीआई बैंक में एमडी और सीईओ के पोस्ट पे हैं। ठीक है, तो यह आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि बैंकर ऑफ द ईयर के अवार्ड किसे मिला है। तो आप याद रखेंगे संदीप बख्शी को मिला है और वह आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ हैं। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वह 9th इंटरनेशनल टूरिस्ट मार्ट, यह कहाँ पे, मतलब इसका आयोजन कहाँ पे किया गया। देखिए, इस तरीके का जो मार्ट होता है, फेस्टिवल होता है, एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 9th इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट की अगर हम बात करें तो वो हुआ है आपका नागालैंड में। नागालैंड की जो राजधानी है कोहिमा, यहीं पे हुआ है, आप इसे याद रखेंगे। और देखिए, नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करें तो नॉर्थ ईस्ट का और अंडमान निकोबार का 1-2 क्वेश्चन पेपर में बनता ही बनता है। ठीक है ना। तो ये अब लद्दाख भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, आजकल 2-3 साल से बहुत चर्चा में है। तो जो भी न्यूज़ आपको लद्दाख से रिलेटेड दिखे, नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड दिखे या अंडमान से रिलेटेड दिखे, तो आप थोड़ा उसे ध्यान से पढ़ें। वहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना थोड़ा और स्टेट की अपेक्षा ज़्यादा रहती है। यह जो इनिशिएटिव है 21 मंत्रालय द्वारा किया गया है। तो यह मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म का यह इनिशिएटिव है, यह किस पर्पस से किया गया है। जो इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट किया गया है, इसका पर्पस है कि टू बूस्ट टूरिज़्म इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक है, मतलब पूर्वोत्तर भारत जो है, नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है, वहाँ पे टूरिज़्म को बूस्ट करना है। इसी के पर्पस से 9th इंटरनेशनल टूरिज़्म मार्ट वहाँ पे कोहिमा में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फुल स्टैक डिजिटल बैंक, ये है क्या? फुल स्टैक डिजिटल बैंक क्या है? देखिए, यह एक नाम से ही लग रहा है, डिजिटल बैंक है एक तरीके का। इसका कोई भी ब्रांच नहीं खुलेगा। मतलब अभी आप लोग अकाउंट खुलवाने किसी बैंक के एक ब्रांच में जाते हैं, इसके लिए आपको अब किसी ब्रांच में नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि भारत में कहीं इसका ब्रांच नहीं रहेगा। सारा काम इसका ऑनलाइन होगा और बैंक का सारा काम जो लेन देन, लोन लेना और डिपॉजिट जमा करना होता है, सब काम यह करेगा। बस इसका एक खासियत है कि उसका कोई भी देश में ब्रांच नहीं रहेगा, हर चीज़ मतलब ऑनलाइन सिस्टम होगा। और इसको देखिए, एग्जाम में ये पूछा सकता है कि फुल स्टैक डिजिटल बैंक की घोषणा किसने की है। तो गलती से आरबीआई मत मारिएगा, इसका आंसर होगा नीति आयोग। ठीक है, देखिए, इसमें एक फ़ायदा तो ये होगा कि आप घर बैठे सारा काम कर लेंगे, लेकिन डिजिटल में एक चीज़ का सबसे बड़ा लॉस होता है कि अगर पैसा कहीं फंस जाता है तो फिर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है वहाँ पे। क्योंकि जैसे आप लोग पेटीएम यूज़ करते होंगे, चाहे कोई भी पेमेंट बैंक, आप जब ट्रांजैक्शन करते हैं तो ये आपके बैंक से मानते हैं एसबीआई से जुड़ा है, फिर दूसरा अगर जिस पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं उनका अगर पीएनबी है, तो तीनों का सर्वर एक होना चाहिए। अगर कहीं एक जगह पैसा फंस जाता है तो फिर इसमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो डिजिटल बैंक में जब तक पैसा का लेन देन हो रहा है बहुत अच्छा है, लेकिन जब पैसा फंस जाता है तो थोड़ा इसमें नुकसान होगा। और अगर कहीं ब्रांच नहीं होगा तो फिर समस्या थोड़ा सा हो जाएगा। ये सब मत रखिए, नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा आपका। इससे रिलेटेड नहीं है, ये समझाने के लिए बताए थे। तो ये अच्छा इनिशिएटिव है, डिजिटल बैंक है, नीति आयोग के द्वारा यह घोषणा किया गया है। आप इसे याद रखेंगे, गलती से आरबीआई मत मार दीजिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक फूड म्यूजियम बन रहा है, यह भारत में पहला बन रहा है, भारत का पहला है
और भारत का पहला है तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट यह हो जाता है। यह किसके द्वारा बनाया जा रहा है? तो एफसीआई के द्वारा बनाया जा रहा है इसको। यह कहाँ बन रहा है? यह बन रहा है तंजावुर में। तंजावुर कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। तो आप याद रखेंगे कि भारत का पहला फूड म्यूजियम कहाँ पे बन रहा है? तो यह बन रहा है आपको तंजावुर में, तमिलनाडु में। और बना कौन रहा है इसको? एफसीआई बना रहा है। ठीक है। हालांकि एफसीआई के बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है सारा डिटेल में, तो शायद बताने की अब ज़रूरत नहीं है। चलिए थोड़ा सा आगे देख लेते हैं, आगे क्या है। एक है मित्रा पार्क। अगर हम मित्रा पार्क की बात करें तो मित्रा पार्क है क्या? ये टेक्सटाइल मिनिस्ट्री का है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल से रिलेटेड है। मतलब जो कपड़ा वगैरह जो बनता है तो उससे रिलेटेड है यह। और इसमें टोटल फंड इसमें दिया गया है 4,445 करोड़। हालांकि यह उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये मित्रा पार्क आप याद रखेंगे, पीएम मित्रा पार्क है यहाँ पे, पीएम मित्रा पार्क। यह मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का इनिशिएटिव है। इसमें होगा क्या कि जो भी कपड़ा अभी बनता है तो उसका देखेंगे पहले कपड़ा की रंगाई की जाती है, पेंटिंग होती है उस पर। फिर उसके बाद कुछ उस पर छापा जाता है, जैसे तरह तरह का डिज़ाइन, जैसे डोरेमोन का आप देखते हैं किसी किसी टी शर्ट पे डोरेमोन बना होता है, किसी पे बैट बॉल का निशान बना होता है, किसी पे कुछ लिखा रहता है। तो ये जितने छपाई हैं वो इसके बाद होता है। उसके बाद आप देखेंगे उस पर कुछ कारीगरी किया जाता है। मतलब जो भी एक टी शर्ट को बनने में नॉर्मल कपड़ा से लेकर टी शर्ट मार्केट में आता है उसके पहले वो बहुत स्टेप से गुजरता है, और ये सारे स्टेप जो हैं अलग अलग जगह पे कराया जाता है। तो ये पीएम मित्रा पार्क में कहा गया है कि ये जितने स्टेप हैं सारे को एक ही जगह किया जाएगा। अब जैसे मानते हैं हम वीडियो बना रहे हैं, तो हम क्या करें कि दिल्ली में इसका हम पीडीएफ बनाएं, ठीक है। पटना में मानते हैं इसका रिकॉर्डिंग करें, और मानते हैं इसका अपलोडिंग करना हो तो वो हम लखनऊ में करें। तो इन तीनों को एक जगह एक ऑफिस बनाया गया। कहाँ पे ऑफिस बनाया गया? आपका मुजफ्फरपुर में। और मानते हैं मुजफ्फरपुर में एक ऑफिस बना और तीनों को क्लब करके हम यहाँ पे कर दिए। तो उसी को ठीक वैसे ही काम है, इन सबको एक जगह क्लब करके मित्रा पार्क में किया जाएगा। इससे क्या होगा कि समय का बचत होगा और एक ही जगह पे कपड़ा शुरुआत से लास्ट तक बनेगा। तो उससे मतलब आसानी होगी, ट्रांसपोर्टेशन भी बचेगा और उससे एक्सपोर्ट करने में प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। ये सब पर्पस से इसको लाया गया पीएम मित्रा पार्क। तो आप इसमें बस यही याद रखेंगे कि आपके लिए जानना ज़रूरी है कि ये किस मंत्रालय की पहल है। तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का है। और रंगाई छपाई जो भी बहुत सारे डायमेंशन होते हैं कपड़ा बनने में, उन सारे को एक ही जगह पे करना है और जगह नहीं जाना पड़े, मतलब यही है बस। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट यूरो ग्रीन बॉन्ड। देखिए भारत में पहली बार ऐसा आया है इनिशिएटिव, फर्स्ट यूरो ग्रीन बॉन्ड। तो यह एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है। यह कौन कंपनी द्वारा लाया गया है, यह पूछा जा सकता है। तो पीएफसी कंपनी द्वारा लाया गया है। पीएफसी कंपनी द्वारा भारत का पहला लाया गया है फर्स्ट यूरो ग्रीन बॉन्ड। अब देखिए पीएफसी का फुल फॉर्म हम देखें, पावर फाइनेंस कंपनी इसका पूरा नाम है। तो पीएफसी याद रखें या पावर फाइनेंस कंपनी, बात एक ही है। देखिए यूरो ग्रीन बॉन्ड है क्या? इसमें एक फंड बनाया जाएगा और इस फंड में जितना पैसा मतलब आएगा, कहीं से भी आए, देश से या विदेश से, कहीं से भी इस फंड में जितना पैसा आएगा उस सारे पैसे को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट में खर्च करेंगे। मतलब क्लाइमेट डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी, इन्वायरमेंट और क्लाइमेट डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ होगा उसमें हम खर्च करेंगे। तो मतलब इसका नाम से ही क्लियर है, ग्रीन बॉन्ड है। तो ग्रीनरी की एक बॉन्ड है जो कि मतलब एक फंड बनेगा जो कि मेन पर्पस इसका होगा खर्च करने का ग्रीनरी के लिए। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंट वगैरह को जो भी नॉर्म्स अभी भारत में जो फॉलो करना चाहिए उन सारे के तहत फॉलो करेंगे। और सारा जो इसका पर्पस होगा वो जो फंड का वह सारा खर्च होगा क्लाइमेट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट से रिलेटेड।
ठीक है, यही है फर्स्ट यूरो ग्रीन बॉन्ड। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात आपको जानना यही है कि ये जारी किसने किया है, तो ये जारी किया है पीएफसी, बस इसमें ज़्यादा और नहीं जानना है। देखिए क्वेश्चन आपसे ऑनलाइनर ही आएंगे, तो आपका पढ़ने का तरीका भी ऑनलाइनर ही होना चाहिए। बाकी रिसर्च करने के लिए इसके बाद मेंस होगा, उसमें डिटेल में पढ़ना है, लेकिन प्रीलिम्स का जो पूछने का तरीका होता है, यह क्या है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, यही सब थोड़ा बहुत होता है, तो आपका पर्पस भी वही होना चाहिए। देखिए सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड, एक सेंट्रल बैंक का, देखिए भारत में जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई है, तो पूरे दुनिया में हर देश का, जैसे अमेरिका में देखें तो अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है फेडरल बैंक है, तो पूरे दुनिया का जो बैंक है उसके जो सेंट्रल बैंक है उनको एक उनमें चुना गया कि किस देश के सेंट्रल बैंक को अवार्ड सबसे बेहतर माना गया, तो वो है देश है चिली। तो सेंट्रल बैंक के गवर्नर जो हैं, चिली के जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं, उनको अवार्ड मिला है इस मतलब उपलब्धि के लिए कि सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड मिला है चिली के गवर्नर को। इनका नाम है, नाम आप याद रखेंगे, इनका नाम है मारियो मार्शल। देखिए नाम तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपसे यह एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि किस देश के गवर्नर को किस देश के बैंक के गवर्नर को सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड मिला है, तो ये मिला है चिली के गवर्नर को, और वो है मारियो मार्शल। ठीक है, अगला देख लेते हैं। ये खीरा और ककड़ी से संबंधित है। ककड़ी वगैरह जो होता है आपने देखा होगा कि जो भी नदी होता है, नदी के किनारे जो बालू वाला एरिया होता है, वहीं पे खीरा और ककड़ी का बहुत उत्पादन होता है। जैसे गंडक नदी है, गंगा नदी है, इन नदियों के किनारे बिहार में खीरा और ककड़ी का बहुत मतलब लार्ज लेवल पे इसका प्रोडक्शन होता है। तो इसमें भारत अभी टॉप एक्सपोर्टर बना है, टॉप एक्सपोर्टर बना है। हालांकि इसमें डाटा बहुत है कि इतना टन, इतना मीट्रिक टन भेजा गया है, ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है। आप बस इतना जानेंगे खीरा और ककड़ी में भारत अभी दुनिया में टॉप एक्सपोर्टर बन गया है, बाकी इससे ज़्यादा इसमें नहीं पड़ा। गर्मी के दिनों में मई जून के महीना में खीरा और ककड़ी ज़्यादातर, देखिए होता तो हर महीने में है, लेकिन मुख्यतः अगर इसका महीना देखा जाए तो मई या जून महीने में, गर्मी के मौसम में यह होता है। और नदी के किनारे जो बालू वाला ज़मीन होता है जनरली वहाँ पे होता है। बाकी और जगह भी इसको उपजाया जाता है, लेकिन मुख्यतः बालू वाले ज़मीन पे खासकर बिहार में ये उपजाया जाता है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट, देखिए एक रिपोर्ट आया था 2021 में, वर्ल्ड इनइक्वालिटी मतलब भारत में लोगों के बीच बहुत असमानता है। देखिए इक्वलिटी का मतलब है, आर्टिकल 14 कहता है कि इक्वलिटी होनी चाहिए, और इक्वलिटी का मतलब इन द सेंस हर तरीके से इक्वलिटी की बात करता है। तो इक्वलिटी का मतलब होता है कि हर तरीके से इक्वलिटी, मतलब हम मानते हैं एक्स है, वाई है, जेड है, 3 पर्सन है, तो किसी भी तरीके से कोई में मतलब अंतर नहीं हो। लेकिन इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में इक्वलिटी बहुत कम है, इनइक्वलिटी ज़्यादा है। और इस रिपोर्ट के अनुसार ये वेल्थ की बात करता है, ये कहता है 1% जो रिच लोग हैं भारत के, उनके पास 22% धन है। मतलब भारत में टोटल वेल्थ जो है 22% जो वेल्थ है उसको हैंडल किए हैं, कैप्चर किए हैं, अपने पास रखे हैं सिर्फ 1% लोग। अब बताइए कितना असमानता है ये। 1% लोगों के पास 1% ही धन होना चाहिए, तब न कहेंगे इक्वलिटी है, लेकिन ऐसा नहीं है। 1% लोगों के पास 22% वेल्थ है, तो यह कहीं ना कहीं बहुत लार्ज लेवल पे इनइक्वलिटी दिखा रहा है। और इस रैंकिंग में हम बात करें तो भारत दुनिया में असमान देशों की लिस्ट में शामिल है। मतलब इस रैंकिंग के अनुसार हम देखें तो कह सकते हैं भारत में इक्वलिटी बहुत कम है। देखिए इस रिपोर्ट का मतलब ये होता है कि आपसे प्रीलिम्स में तो डायरेक्ट ये फैक्ट पूछा जा सकता है कि 1% रिच लोगों के पास कितना परसेंट वेल्थ है। दूसरा बात, आपसे जब आप मेंस लिखेंगे तो यही सारा फैक्ट जो होता है, आप ऐसे लिखते हैं या कोई इकोनॉमी का जब आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं तो यही सब रिपोर्ट का आप कोट करते हैं, तो आपका आंसर वहाँ पे अच्छा होता है।
कोई भी अगर आप आंसर लिखे हैं तो ये सब रिपोर्ट का वहीं पे मतलब होता है। आप इससे लिख रहे हो, कोई इकोनॉमी से रिलेटेड कोई आंसर लिख रहे हो, या मतलब वर्ल्ड सीनेरियो का कोई बात लिख रहे हैं, या गरीबी की बात लिख रहे हैं, या असमानता की बात लिख रहे हैं, या सोसाइटी की बात लिख रहे हैं, तो ये सब रिपोर्ट का जिक्र वहाँ पे, देखिए ये रिपोर्ट का नाम याद रखना ज़रूरी नहीं है, ये फैक्ट आपको जानना ज़रूरी है। और यही सब फैक्ट से ना आप एक बेहतर इंट्रोडक्शन तैयार कर लेंगे, और जब एग्जामिनर पढ़ता है ऐसा आंसर तो उसको लगता है कि नहीं वाकई लड़का में डेप्थ है, और एक नए एंगल से लड़का ने लिखने की कोशिश की है, तो आपको आंसर में थोड़ा सा नंबर 1-2 नंबर ज़्यादा मिलता है, और वहीं 1-2 नंबर आपको कहीं ना कहीं इंटरव्यू के लिए कॉल कराने में सफलता देता है। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। एक डीएसबी बैंक है। ये डीएसबी बैंक है क्या? ये है डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। देखिए इसका हेडक्वार्टर है आपको सिंगापुर में, नाम से ही पता चल रहा है। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका मकसद क्या है? तो अगर हम इसकी बात करें डीएसबी बैंक का, तो इसको बेस्ट इंटरनेशनल बैंक का अवार्ड मिला है। आपसे पूछा जा सकता है कि बेस्ट इंटरनेशनल बैंक का अवार्ड किसे मिला है, तो वह बैंक है डीएसबी, आप इसको याद रखेंगे। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में एचडीएफसी जो बैंक है इसको ओवरऑल रूप से उत्कृष्ट बैंक का अवार्ड मिला है, मतलब ओवरऑल उत्कृष्ट बैंक, मतलब सबसे बेहतरीन बैंक का अवार्ड मिला है कह सकते हैं। और जो एचडीएफसी है यह एक और काम किया है, एक ग्रीन और सस्टेनेबल डिपॉजिट की शुरुआत की है। देखिए नाम से ही पता चला है ग्रीन और सस्टेनेबल डिपॉजिट, मतलब यह जो भी है इन्वायरमेंट से रिलेटेड मुद्दा है। तो आप एचडीएफसी में 2 चीज़ याद रखेंगे। एचडीएफसी जो है ओवरऑल उत्कृष्ट बैंक इसको बनाया गया है, मतलब एक्सीलेंट बैंक को इसको अवार्ड दिया गया है भारत में। ओवरऑल की हम बात कर रहे हैं, एचडीएफसी को मिला है। और ग्रीन सस्टेनेबल डिपॉजिट्स की शुरुआत किया है वो एचडीएफसी किया है। और अगर हम इंटरनेशनल बेस्ट इंटरनेशनल बैंक की बात करें तो डीएसबी बैंक बना है, जो कि सिंगापुर का बैंक है। एक न्यूज़ में रहा है एलईआई। एलईआई क्या है? लीगल इनइक्विटी आइडेंटिफिकेशन, लीगल एंटिटी आइडेंटिफिकेशन। देखिए इसमें होगा क्या, ये आरबीआई का एक इनिशिएटिव है, आप इसको पहले याद रखेंगे, यह आरबीआई का इनिशिएटिव है। और इसमें देखिए आप बैंक में जाते हैं तो अगर आपको 50,000 से ज़्यादा रुपया जमा करना है तो बैंक का जो कैशियर होता है वो बोलता है कि आप 50,000 से ज़्यादा जमा नहीं कर सकते, यहाँ निकाल भी नहीं सकते हैं, आप पैन कार्ड हमको दिखाइए अपना। मतलब वह चेक करता है कि आप ऑथेंटिक आदमी हैं कि नहीं, लेन देन करने के लिए आपका पैन कार्ड जारी करता है। मतलब इसका ये है कि अगर आप ट्रांजैक्शन ज़्यादा का करते हैं तो आपको वहाँ पे ऑथेंटिकेट किया जाता है, आपसे पहचान मांगी जाती है कि आप सही पर्सन हैं कि नहीं। वैसे ही अगर आप 50,000 1 लाख के दिए तो पैन कार्ड हो गया, लेकिन इसमें कहा गया है कि अगर आप 50 करोड़ से ज़्यादा लेन देन करते हैं, लेन देन अगर आप करते हैं तो आपको एलईआई, इसको हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये रहेगा तो कन्फ्यूज़न करेगा। अगर आप 50 करोड़ से ज़्यादा का लेन देन करते हैं तो आपको एलईआई कार्ड दिखाना होगा। मतलब जो पहले हम 50,000 1 लाख पे पैन कार्ड दिखाते थे, उसके जगह पे जब अमाउंट 50 करोड़ हो जाएगा तो आपको एलईआई कार्ड दिखाया जाएगा। और एलईआई कार्ड क्या है, तो यह 20 नंबर का, अगर हम इसकी बात करें तो 20 अंक का एक नंबर है। 20 अंक का नंबर जैसे पैन कार्ड में होता है ना आपका APIXY46R, ऐसे कुछ होता है पैन कार्ड में, तो वैसे ही ये 20 अंक का एक नंबर है और उसी को आपको दिखाना होगा कि हाँ जी मेरा यह LEI है और आप मेरा LEI देखिए, मतलब हम सही पर्सनल लेन देन करने के लिए तो आपको मतलब लेन देन आपसे हो सकता है। मतलब आपसे देखिए एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। एक तो LEI जारी कौन किया है, RBI,
LDI में कितना अंक है। जैसे अभी एग्ज़ाम में पूछा था कि पैन कार्ड में कितना अंक है, किसी एग्ज़ाम की बात मैंने देखा था 1-2 महीना पहले शायद कोई एग्ज़ाम में पूछा था कि पैन कार्ड में कितने अंक होते हैं। वैसे ही पूछा जा सकता है कि LDI में कितने अंक होते हैं, तो 20 होते हैं। दूसरा ये पूछा जा सकता है कि LDI का जो अमाउंट है कितना पे आपको दिखाना पड़ेगा, तो 50 करोड़ लेन देन पर आपको दिखाना पड़ेगा, यह आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है USI। USI नहीं है बल्कि ये USF है। USF है। USF क्या है, इसका पूरा मतलब है उभरते सितारे फंड। उभरते सितारे USF की अगर हम बात करें, उभरते सितारे फंड क्या है, तो यह एक्सपोर्ट को बढ़ावा देगा। एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए यह लाया गया है। इसको निर्मला सीतारमण जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं अभी, उन्होंने इसकी उद्घाटन किया। निर्मला सीतारमण ये कहाँ पे किया, अगर हम इसको उद्घाटन की बात करें तो ये लखनऊ में किया गया है। तो आप इसमें 2-3 फैक्ट याद रखेंगे कि USF इसका पर्पस क्या है, तो इसका पर्पस है एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना। दूसरा है इसको निर्मला सीतारमण ने उद्घाटन किया है, लखनऊ में किया। बस इसमें 2-3 फैक्ट ही समझने के लिए है, यह इंपॉर्टेंट है, आप इसे थोड़ा याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, FDI से रिलेटेड है। अगर हम 2020-21 की बात करें, इसका रिपोर्ट आया है 2021 में कि सबसे ज़्यादा FDI किस देश से आया है, तो सबसे ज़्यादा की अगर हम बात करें तो वह आया है सिंगापुर से। टोटल FDI का लगभग 29% के आसपास सिंगापुर से आया। मतलब अगर 100 रुपया FDI आया है तो वह 29 रुपया आया है सिंगापुर से, ठीक है। हालांकि सिंगापुर से जो आता है वह पूरे तरीके से सिंगापुर का नहीं होता है, वो राउंड ट्रिपिंग से होता है। भारत का पैसा ही जाके आता है, चाहे और देश के थ्रू आता है, वो अलग मेंस का इशू है। लेकिन आप इतना याद रखेंगे कि FDI जो सबसे ज़्यादा आया है सिंगापुर से आया है, और 2 नंबर पे USA है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सिंगापुर वाला। USA अपना भी याद रखेंगे तो चलेगा। और अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में सबसे ज़्यादा किस स्टेट में आया है, तो वह स्टेट है गुजरात, ठीक है। गुजरात में वैसे भी FDI थोड़ा ज़्यादा आता है, क्योंकि वहाँ पे FDI के लिए इनिशिएटिव होता है नए नए तरीके से। और कोई भी कंपनी आएगी तो उसी जगह पे कंपनी कोई भी नई कंपनी आएगी तो उसी स्टेट में अपना कंपनी खोलना चाहेगी जहाँ पे कोस्टल एरिया हो और जहाँ पे एक्सपोर्ट करना उसे आसानी हो, ट्रांसपोर्टेशन के लिए अच्छा हो, और थोड़ा सा पहले से बिजनेस का वहाँ पे माहौल हो। तो इस परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं तो गुजरात का माहौल अच्छा है। अब बिहार का तो इस परिप्रेक्ष्य में, हर परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो एक्सपोर्ट के लिए माहौल ठीक नहीं है। इसलिए बिहार में FDI की संख्या बहुत ही कम होती है। एक लैंड लॉक्ड एरिया है, वहाँ पे कोस्ट वगैरह कुछ है नहीं, और वहाँ पे अगर जाना पड़ेगा एक्सपोर्ट के लिए तो आपको कलकत्ता एयरपोर्ट जाना पड़ेगा, तो काफ़ी ट्रांसपोर्टेशन में थोड़ा सा लग जाता है। और बिहार में कोई ऐसा इनिशिएटिव भी नहीं लिया जाता है कि बाहरी जो इन्वेस्टर है उनको आकर्षित किया जाए। तो बहुत सारे रीज़न है, सब मेंस का टॉपिक है। लेकिन आप FDI में याद रखेंगे पहला कि सबसे ज़्यादा सिंगापुर से आया है 29%, और इंडिया में सबसे ज़्यादा कहीं आया है तो गुजरात में आया है। तो ये था आज का क्वेश्चन, मतलब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था थोड़ा। और यह आपके लिए, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। 9th इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट कहाँ पे इसका आयोजन किया गया, पटना, जैसलमेर, मदुरई और कोहिमा। जो भी आपको सही आंसर लगे आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।